कि जो एक गोली लगती है वो यह देख के नहीं लगती कि जवान को लग रही है कि जेसीओस को लग रही है कि अफसर्स को लग रही है। वो पैसे की ज़्यादा मार्जिन जो है अफसर्स को चला गया, तो ये बेईमानी नहीं हुई, ये धोखा नहीं हुआ, ये धोखा ही तो है। हर चीज़ आप अधिकारियों से पूछ के आपने लागू कर दिया। आपने उस दर्द को देखा जो जवान झेलता है। हाँ, बीबीसी डर गया। भी हमारे मित्र ने बात किया है, उन्होंने कहा भाई इस मुद्दे को छोड़ करके आप कहिए तो हम कवर करेंगे, हम औरों के ऊपर आपके जंतर मंतर पे आप कवर नहीं करेंगे। तो इनके पेंशन में कटौती की जा रही है, ये कहाँ की मानसिकता है और ये कौन सी मानसिकता है? आजादी के बाद इतना मजबूत पीएम नहीं मिला कहा जाता है। अरे आप इतिहास पलट के देखिए ना, श्रीमती गांधी से मजबूत पीएम ये कहाँ हो सकते हैं? अमृत कलश जिनके पास है उनके लिए अमृत काल है, हमारे लिए तो सूखी रोटी नसीब नहीं है। हमारे पेंशन पे कटौती हो रही है। 4 साल में सेना के बारे में नॉलेज ही नहीं हो पाता है। तो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर सैनिक इकट्ठा हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। कहा जा रहा है कि 97% सैनिक ऐसे हैं जिनकी हकमारी की जा रही है। OROP तो लागू हुआ, लेकिन आज भी जो मलाई है वो बड़े बड़े अफसर खा रहे हैं। जो एक्चुअल जवान हैं उनको ये लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर आज देश के कोने कोने से सैनिक नौजवान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनसे बात करते हैं। क्या लगता है, सरकार तो कहती है कि मैं जवानों के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ हूँ, तो आप क्या मांग कर रहे हैं? क्या वाकई भेदभाव हो रहा है आपके साथ? सर सीधी बात है, अगर भेदभाव नहीं होता तो हम आज लोग यहाँ पर क्यों आए होते? भेदभाव हुआ है तभी हम लोग यहाँ पर आए हैं। OROP माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया, लेकिन OROP का मतलब आप भी समझ सकते हैं, 1 रैंक 1 पेंशन, वो भी कहते हैं 1 रैंक 1 पेंशन। तो उसमें भेदभाव क्यों किया गया? पहला पॉइंट यही है। नहीं, भेदभाव हुआ कैसे? भेदभाव ये हुआ सर कि आप उसको देखेंगे, टेबल को देखेंगे तो 2.51 से अपना जवान जेसीओ का है और 2.81 से अफसर्स का है। पहला भेदभाव तो यहीं पर है। दूसरा भेदभाव है डिसेबिलिटी पेंशन। डिसेबिलिटी पेंशन में कहना चाहूँगा कि जो एक गोली लगती है, देसी भाषा में कहूँगा कि जो एक गोली लगती है वो यह देख के नहीं लगती कि जवान को लग रही है कि जेसीओस को लग रही है कि अफसर्स को लग रही है। गोली गोली है। डिसेबल्ड जवान भी होता है, डिसेबल्ड अफसर भी होता है। तो डिसेबल्ड पेंशन के अंदर डिफरेंट क्यों डाला जा रहा है? अफसर्स को ज़्यादा और जवान को कम। आप अपनी जो बेसिक पे है उस पर आप पेंशन लीजिए, लेकिन जो ये भत्ता दिया जाता है उसके अंदर ज़्यादा और कम क्यों किया गया है? इसलिए भेदभाव है। दूसरा भेदभाव है MSCP के लेके। MSCP जो होता है मिलिट्री सर्विस पे होती है, जो कि एक बराबर होती है। जो एक जवान सियाचिन ग्लेशियर के अंदर बैठा हुआ है जिसको ठंडी लग रही है, और जो एक अफसर है उसको भी ठंडी लग रही है। आप मुझे बताइए कि जब ठंड लग रही तो दोनों को ठंड लग रही है, तो जवान को कम भत्ता और अफसर को ज़्यादा भत्ता क्यों दिया नहीं? जाए? ये हो क्यों रहा है? कर कौन रहा है? बड़ा मुद्दा तो ये है। यहाँ तो टेलीविजन में डिबेट हो रहे हैं कि सरकार खूब जवानों के लिए, किसानों के लिए काम कर रही है, किसानों के आय दुगने हो रहे हैं, जवान खुश है। हाँ, हम बता रहे हैं। देखिए, ये कर कोई नहीं रहा है। हमारे अभी तक जो अगुआ लोग थे, समझिएगा इस चीज़ को, जिनके हाथों में हमारा नेतृत्व था पूर्व सैनिकों का, भारत देश का, वो हमारे अधिकारी थे। तो जो सरकार पॉलिसी लेके आती थी उसके ऊपर डिबेट, उसकी बात, उसका प्रपोजल को पास करना, उसको आगे करना सब अधिकारी लोग करते थे। तो जो चीज़ उन्होंने किया अधिकारियों द्वारा बताए हुए मार्गदर्शन पे उन्होंने, सरकार ने लागू कर दिया। लेकिन सरकार ये नहीं सोच पाई कि इसके अंदर जवानों के साथ भेदभाव किया गया है। नहीं, ये बात पच नहीं रही है। आप ये कह रहे हैं कि सेना में भ्रष्टाचार है। मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ठीक है, ये मोदी जी की पर्सनल पे बात नहीं जा रही है ना। भ्रष्टाचार, हम सेना की बात नहीं कर रहे, हम एक सर्विसमैन हैं। एक सर्विसमैन हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम बात उन चीज़ों को कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे हैं। हम अपने 1 रैंक 1 पेंशन की बात कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ OROP में घोटाला हो गया, धोखा हो गया। हाँ चलिए, घोटाला हुआ, धोखा हुआ, अधिकारियों ने जवानों को धोखा दिया, जेसीओ साहबान को धोखा दिया, धोखा तो हुआ ही, घोटाला हुआ, घोटाला ही तो कहा जाएगा। इतना पैसा 23,000 करोड़ कुछ दिया गया, वो पैसे की ज़्यादा मार्जिन जो है अफसर्स को चला गया, तो ये बेईमानी नहीं हुई, ये धोखा नहीं हुआ, ये धोखा ही तो है। तो जिम्मेदार कौन है इसके लिए? हमारे अफसर्स हैं जिन्होंने कि उनके साथ बैठ के इस चीज़ को लागू करवाया। यानी सरकार को इन लोगों ने बेवकूफ बना दिया और जवानों की सरकार बेवकूफ बन गई। उसका कारण ये, अब देखिए मैं अधिकारियों की बात करना चाहता हूँ। हर चीज़ आप अधिकारियों से पूछ के आपने लागू कर दिया। आपने उस दर्द को देखा जो जवान झेलता है, जो पूर्व सैनिक झेलता है। आप अग्निवीर लेके आए, मैं आपकी बात जवाब दूंगा। अग्निवीर लेके आए, आप कहते हो कि अग्निवीर हर साल निकलेंगे
ट्रेंड सोल्जर मिलेंगे, डिसिप्लिन बंदे मिलेंगे, नौकरी के लिए अच्छा रहेगा, कंपनीज के लिए अच्छा रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा। यही सोच के ये योजना लाएगी। नेशनलिज्म पेट्रोटिज्म को बढ़ावा देने के लिए लेके आई, मतलब इन सब चीज़ों के लिए लेके आई। ये अच्छी बात है, इसमें दो राय नहीं है, अच्छी बात आप अग्निवीर योजना का समर्थन कर रहे हैं? मैं नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। सरकार तो फूले नहीं समा रही है, पीठ थपथपा रही है। देखिए, अगर अग्निवीर योजना इतनी अच्छी होती तो आज 5-4 साल को आप नौकरी देने की बात कर रहे हैं। हम लोग 17 साल 18 साल नौकरी करके आए, आपने हमको कितनी नौकरी दे दी? हमको आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे डाल दिया। हम लोगों को कहीं आप पूछते नहीं हैं, क्या पुलिस वालों से हम गए गुजरे हैं, क्या ट्रैफिक पुलिस वाले से हम गए गुजरे हैं, क्या हमको आप जॉब दिए नहीं? तो आपकी ये बातें सुनकर अग्निवीर में कोई नहीं जाएगा। अरे वो सही बात है, कैसे जाएगा? आप ये बताइए, पहले जब हमारे घर में शादी करने के लिए आते थे उसकी बात करता हूँ, तो बोलेगा भैया आपके बेटा कहीं अग्निवीर में तो नहीं है? एक तरह से प्राइवेटेशन को बढ़ावा देने के लिए किया गया, हमारी पेंशन को खत्म करने के लिए किया गया। आप अपनी पेंशन क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? जो आप 3 पेंशन ले रहे हो, हमारी एक पेंशन है, उसके ऊपर आप हमेशा तलवार लटका के रखते हो। जब भी कोई देश के अंदर आपदा आती है तो कभी डीए मार के बैठ जाते हो, कभी कुछ करके चले जाते हो। आप इतने परेशान हैं, आपको चमत्कार की जरूरत है। जाइए छतरपुर के गढ़ा गांव। इस देश को आप एक चीज़ समझ लीजिए, 2014 के अंदर मैंने पहली बार भाजपा को वोट दिया था, भाजपा समर्पित हूँ। मैं यहाँ पर मोदी जी से केवल अपने हक की मांग करने के लिए बैठा हूँ कि आपके नॉलेज में गलत गाइडेंस गई है और आपने गलत चीज़ लागू कर दी है। मोदी जी को कोई बेवकूफ बना ही नहीं सकता। 18 घंटे काम करते हैं। बात सुनिए, 18 घंटे काम करने से नहीं होता है। काम तो एक मजदूर भी सबसे ज़्यादा काम करता है, लेकिन वो तनख्वाह कितनी पता? 350 रुपये। काम करने से नहीं होता है, लेकिन वो किसकी गाइडलाइन में काम करता है ये देखिए। एक इंजीनियर होता है जो मकान बनाता है, और एक मजदूर होता है जो मकान बनाता है। गाइडलाइन में किसके? इंजीनियर के। लेकिन वही इंजीनियर अगर गलत होगा तो गलत मकान बन जाएगा। तो क्या आप प्रधानमंत्री को कमजोर मान रहे हैं? मैं प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल कमजोर नहीं कह रहा हूं। उनके नेतृत्व में हमारा देश मजबूत हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे नाम हुआ है, लेकिन हम अपने हक की मांग के लिए यहाँ बैठे हुए हैं कि आपने पूर्व सैनिकों के साथ धोखा किया है, और धोखा अफसरों की आप धोखेबाज भी बता रहे हैं, मजबूत भी बता रहे हैं, ये कैसे? मैंने क्या कहा? इंटरनेशनल लेवल पे मोदी जी ने हमारे भारत देश का नाम रोशन किया है। नहीं, अगर सेना के साथ ऐसा हुआ भेदभाव तो देश कैसे मजबूत माना जाएगा? एक सेकंड, देश मजबूत इंटरनेशनल लेवल पे हमारा हुआ है क्योंकि सेना को उन्होंने मजबूत किया है। वो सुरक्षा के तौर पे किया है, आर्म्स के तौर पे। उन्होंने सेना को मजबूत किया है, सेना खुद मजबूत थी। सेना मजबूत थी, लेकिन उसको और बढ़ावा मोदी जी ने दिया है, उनके हथियार प्रोवाइड करा के, इंडिपेंडेंट करके, सारी चीज़ों को करके। आप बताइए। चलिए, अच्छा। ठीक है। और दूसरी बात, हम केवल अपनी मांग रखने के लिए यहाँ बैठे हैं। जिस जोश और खरोश के साथ ये 28 लाख पूर्व सैनिक उनको 2014 के अंदर सत्ता पे बिठाए थे, उसी हक से आज हम जंतर मंतर पे बैठे हैं कि हमारी मांग को माने और OROP 2 के अंदर जो भी विसंगतियाँ हैं उसे दूर करें। यही हमारी मांग है, और कोई मांग नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि सेना में घोटाला हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, तो कैसे चलेगा? अरे हुआ पूर्व सैनिकों के साथ हुआ ना OROP की बात हम कर रहे हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं है सेना में। सेना में क्या दिक्कत है? सेना में तो सेना अपना काम कर रही है, उसके नाम पे सरकार बनी। सेना जाके पाकिस्तान के अंदर गोला फेंक के आती है, संवेदना बटोर के सरकार बनती है, लेकिन आज सरकार बनाने वाले उन पूर्व सैनिकों के साथ यानी सेना का इस्तेमाल राजनीति में हो रहा है, राजनीति में कर रहे हैं लोग। वो हर पार्टी करती है, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। हर पार्टी करती है, बीजेपी भी करती है। जब सेना काम कर रही है तो कितने आदमी ने खुला विरोध किया है अग्निवीर का? कौन कौन पार्टी आ गए थे रोड पे? आज किया है, किसने किया है? हम कर रहे हैं ना। सुनिए, रोड पे क्या लोग आए? रोड पे कितने लोग बैठे हैं आज? वो अपना वेतन पेंशन बढ़ा लेते हैं, थपथपा करके 4-4 पेंशन ले रहे हैं। आज हमारे पूर्व सैनिकों के पेंशन में गले पे कैंची चला दिया। क्यों चलाया कैंची भाई? क्यों चलाया कैंची? कितने लोग भी पुनर्नियोजन की बात हमारे मित्र ने आपसे कहा है। पुनर्नियोजन जो पहले से पूर्व सैनिक आए हुए हैं, और पुनर्नियोजन हमारा संवैधानिक अधिकार है, कोई नई बात नहीं है कि आज रिटायर्ड होता है हमारा सैनिक 35 साल 40 साल में। पहले नहीं, ये सब घपला अब तो बंद हो गया ना 2014 के बाद। कहाँ पुनर्नियोजन है? आप पुनर्नियोजन की जो सर बात कर रहे हैं, 2014 के बाद सब नया भारत बन चुका है। भाई बात ऐसी है, आप घपला लेके कह रहे हैं, ये घपला मोदी जी के नेतृत्व में नहीं हुआ है। आप ये चीज वही मैं कह रहा हूँ, 2014 के बाद कोई दिक्कत नहीं है भारत में। ये हमारे उन अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारियों की बात का मैं समर्थन कर रहा हूँ। मोदी जी जैसा मजबूत PM अभी तक नहीं मिला, मानना पड़ेगा। बिल्कुल मानते हैं हम। और जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं वो भी गलत है। क्या गलत है? बिल्कुल गलत है। क्या गलत है? OROP किसने लागू किया? OROP लागू मोदी जी ने किया। तब तो लागू किया तो उससे विसंगतियां कहाँ से आ गई? कहाँ विसंगति है? क्यों नहीं? तभी तो हम बैठे हैं धरने पे। नीति आयोग जैसा थिंक टैंक बना के बैठे हैं लोग,
क्या? अधिकारी काम कर रहे हैं दिन रात, कहाँ पे दिक्कत आ गई भाई? अरे वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे अधिकार है जिसके रिजर्व बैंक के गवर्नर जो है ना पॉलिटिकल प्रेशर में छोड़ देते हैं नौकरी, ये वो भारत है। आप कह रहे हैं 2014 के बाद जो नौकरशाह जो देश के विकास के लिए काम करना चाहते थे ना, उन्होंने देश के विकास के लिए काम करना बंद कर दिया और देश के विकास की ढोल पीटने का काम जो है मोदी और गोदी मीडिया ने करना शुरू कर दिया। इसके लिए मजबूर आज सेना रोड पे आकर के धरना दे रहा है। मीडिया सही काम नहीं कर रहा है। मीडिया अगर आज सही काम करता तो सत्य दिखाते। आज टीआरपी बढ़ाने के लिए जो नेशनल मीडिया है, भारत जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, वहाँ बैठ के डिबेट चलता है, ये हम कर देंगे वो हम कर देंगे। कभी एक जवान को डिबेट में बिठा के देखो, तब वो सच्चाई बताएगा कि क्या होता है कैसे होता है। ये चीज़ नहीं। आज यहाँ जो रोड पे बैठे हैं, इतिहास में पहली बार जवान और जेसीओ का धरना जंतर मंतर पे हुआ है, इतिहास में पहली बार। ये ध्यान रखिए। क्यों हुआ है? क्योंकि अधिकारियों ने धोखा दिया है, सीधी बात। अधिकारियों ने कैसे धोखा दिया? प्रधानमंत्री को कोई धोखा नहीं दे सकता, उनके नेतृत्व में देश चल रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, उनके नेतृत्व में देश चल रहा है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अधिकारियों ने धोखा ये दिया कि आज तक हम अधिकारियों की बातों में रह के कार्य करते थे। समझिएगा मेरी बात। हम सेना में थे तो अधिकारियों के बातों में रह के काम कर, उनका आदेश काम पालन करते थे। अच्छा, आपने कहा कि 2014 में आपने मोदी जी को वोट दिया, 19 में दिया कि नहीं? दिया। मैं तो पहले 24 में देंगे कि नहीं? देखिए, हमने कहा ना कि देश के लिए मोदी जरूरी है। इसमें मैं कैसे जरूरी है? इसलिए क्योंकि निर्णय लेने वाला एक इंसान है जो कि निर्णय देश के लिए लेते हैं। यही तो मीडिया दिखा रहा है, तो आप दिक्कत क्या है मीडिया से? मीडिया वो दिखा रहा है जो उससे दिखवाया जा रहा है। क्या दिखवाया जा रहा है? यहाँ पर जब हम बैठे हैं, मीडिया पर कंट्रोल कौन कर रहा है? मीडिया पे कंट्रोल कौन कर रहा है? मीडिया अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए उन बातों को दिखाता है जिससे कि उसकी टीआरपी बढ़े। आज हम यहाँ बैठे हैं धरना पे, नेशनल मीडिया एक भी आके नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्या ये गलत है? अगर गलत है तो राष्ट्रवादी मीडिया अब बन चुका है। राष्ट्रवादी उसको कहते हैं जो हर चीज को सही तरीके से पेश करे। ठीक है, बात मेरी समझिएगा। आज देश को लिए मैं कह रहा हूं कि अगर हम धरने पे बैठे हैं तो हमें हमारा हक चाहिए। हमें मोदी जी से, किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। आप समझिए इस चीज़ को। हम किसी भी पार्टी के खिलाफ क्यों बोले, किसी के पार्टी के सपोर्ट में क्यों बोले? हम तो यहाँ अपनी मांग के लिए बैठे हैं। हमें हमारी मांग पूरी करवाइए। हमारा जवान जो भर्ती होता है 15 साल के लिए, अगर जो 18 साल में भर्ती हो गया वो 33 साल में रिटायर हो जाएगा। ये सरकारी प्रोटोकॉल है, बीआरओ का नियम है, भर्ती कार्यालय का। 15 साल में वो नौकरी करके वो रिटायर हो गया तो संवैधानिक अधिकार है कि उनका पुनर्नियोजन उनका होगा। ये दिया हुआ है कि नहीं। आप कह रहे थे कि जो मीडिया हो गोदी मीडिया कैसे? हाँ, गोदी मीडिया नहीं, क्यों नहीं है? आप की हमदर्दी हमारे साथ हुई, आप यहाँ बहुत देर से हैं, कल भी लोगों ने आया कवर किया, लेकिन नेशनल मीडिया जो जिसको नेशनल मीडिया कहते हैं, नेशनल मीडिया एक भी नहीं है। बीबीसी न्यूज़ से हमारा मित्र ने संपर्क किया 3 बार, बीबीसी बोला नहीं, इस मुद्दे पे हम नहीं आएंगे कवर करने। यानी आप कह रहे हैं कि यानी आप ये कह रहे हैं कि बीबीसी डर गया? हाँ, बीबीसी डर गया। हमारे मित्र ने बात किया है, उन्होंने कहा भाई इस मुद्दे को छोड़ करके आप कहिए तो हम कवर करेंगे, हम औरोप के ऊपर आपके जंतर मंतर पे आप कवर नहीं करेंगे। तो इस क्या लगता है क्यों डर गया होगा? अब क्यों डर गया? उसको भाई अंकुश है सरकार का कि हम जो कहेंगे वही दिखाओ। ये तो कह रहे हैं सरकार अंकुश नहीं लगा रही मीडिया पे। देखिए, नहीं, सरकार अंकुश खूब लगा रही है। देखिए, बोलने का सबका अपना, उनका भी व्यू यही है कि सरकार के दबाव में है नेशनल मीडिया। ऐसा नहीं कहा इन्होंने कि जो है सरकार के दबाव में नहीं है। मैं कह रहा था जो अभी मेरे पास आज 3 रिंग आ गया, 3 बार रिंग आ गया, जो हमारे 5 साल से रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट पे गेटमैन है, मजदूरी बेसिस पे हमारे फौजियों को गेटमैन पे रख लिया। और 5 साल से क्या महंगाई नहीं बढ़ी? कहाँ महंगाई है? 5 साल से कोई महंगाई नहीं बढ़ी, बिल्कुल नहीं। 5 साल पहले सिलेंडर जो है 618 रुपये का था, आज 1126 का सिलेंडर है। अगर मोदी जी नहीं होते, सुनिए, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो यही सिलेंडर आज 3000 में होता। शुक्र मनाइए। नहीं, ये कहना आपका, मोदी जी नहीं थे तब तेल की कीमत जो है विश्व बाजार में 140-45 डॉलर चला गया था, फिर भी भारत में 65 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा था। ये सब कहने की और अगर वो नहीं होते तो पेट्रोल 200 पार पहुंच जाता। नहीं, ये सब देखिए, जो नहीं होते उस विषय पे हमको नहीं जाना है। हमको औरोप पे मेनली आना है कि औरोप में जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को इन्होंने इस बार छोड़ दिया, औरोप 1 में दिया, औरोप 2 में छोड़ दिया। मिलिट्री सर्विस पे में जो इक्वलिटी की बात हम करते हैं, उसमें समानता की बात करिए। जो इंजस्टिस हो रहा है वो इंजस्टिस हमें मंजूर नहीं है। हाँ, इंजस्टिस है भाई। इंजस्टिस क्यों नहीं है? अभी कौन कर रहा है? इंजस्टिस सरकार कर रही है, मैं तो ये कहूंगा। और कौन सरकार? दिल्ली सरकार नहीं, केंद्र सरकार कर रही है। और इनसे जो हमारे अधिकारी जो उस राजनेताओं के इर्द गिर्द घूमते हैं वो करवा रहे हैं।
मैं आप बीके सिंह का मुद्दा उठा के देख लीजिए। आप जनरल बीके सिंह कभी सेना के जनरल हुआ करते थे और वो जनरल बन गए, उनका डेट ऑफ बर्थ सही था जनरल बनने तक, और जनरल बनने के बाद उनको याद आया कि हमारा डेट ऑफ बर्थ गलत है। क्यों? क्योंकि हम 1 साल और जनरल रहेंगे, गलत डेट ऑफ बर्थ बता करके। उसके बाद वैसे लोगों को ये मंत्री बना दिए, 3-3, 4-4 पेंशन ले रहे हैं वो, उनको अपनी पेंशन के शर्म नहीं है। किसी को भी मैं कह रहा हूँ, किसी को 4-4 पेंशन लेने वाले को शर्म नहीं है, मगर ये जवान जो आज जंतर मंतर पे बैठे हैं बाध्य होकर के इनके पेंशन में कटौती की जा रही है, ये कहाँ की मानसिकता है और ये कौन सी मानसिकता है? देश तो मजबूत हुआ है ना सर। देखिए, देश मजबूत हुआ और देश की सामरिक शक्ति कमजोर हुई। आप इसको मजबूती से एक देख रहे हैं। सेकंड, देश की सामरिक शक्ति कमजोर हुई जी, कैसे? देखिए सामरिक शक्ति को आप इक्विपमेंट से, हथियार नहीं, से, कैसे मतलब कहाँ कहाँ चूक हुई ये बताइए। सामरिक शक्ति कमजोर इसलिए हुई। देखिए, मैं सेना में 22 साल नौकरी करके आया हूँ, मुझे पता है कि हथियार अपने आप नहीं चलता। हथियार को चलाने वाले हमारे जाबाज सैनिक होते हैं, जवान होते हैं, सिपाही होते हैं, नायक हवलदार होते हैं, समझ गए। और वो वहाँ पे जब और ये अग्निवीर लाएगा 4 साल, जिसकी 2 साल की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद उसकी छुट्टी होगी, 1 साल बड़ी मुश्किल से वो नौकरी करेगा। उसको पता है कि हमको तो घर भगा देगा 4 साल के बाद, तो हम क्यों तन मन धन से सेवा करें, भारत माँ की, राष्ट्र की सेवा हम क्यों करें बढ़िया से, हमको तो रखेगा नहीं। और ये कहीं ना कहीं ऑफिसर, देखिए पढ़े लिखे लोग भर्ती हो रहे थे अभी, ये अग्निवीर में इतने लोग भर्ती हुए कि मतलब समझिए कि फॉर्म नहीं मिल रहा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हिटलर का मुर्गा वाला कहानी सुने होंगे आप लोग। क्या है कहानी? हिटलर दरबार में एक मुर्गा लाया और उसका पंख नोचते गया। दरबार चल रहा था, पंख नोचते गया, एवं प्रकार से मुर्गा का पूरा पंख नोच करके मुर्गा को फेंक दिया। फिर जेब से एक एक दाना डालना शुरू किया। वो पंख नोचा हुआ मुर्गा कराहता हुआ फिर हिटलर के पीछे ही चलना शुरू कर दिया। किस लिए? एक दाने के लिए। वही हाल हमारे कहानी देश का के क्या युवाओं, मतलब है? हाँ, वही हाल हमारे इस देश के युवाओं के साथ कर दिया। इतनी बेरोजगारी बढ़ा दी, इतनी परेशानियां खड़ा कर दिया नागरिक। बेरोजगारी बढ़ा दी जी, बेरोजगारी बढ़ा दी। मतलब अग्निवीर से बेरोजगारी कम नहीं हुई? अग्निवीर से बेरोजगारी सिर्फ क्या, आप सेना को अग्नि सामरिक शक्ति कमजोर करके आप बेरोजगारी हल करने का हवाला देना चाहते हैं? तो फिर क्यों नहीं रेलवीर कर दीजिए, सदनवीर क्यों नहीं कर दिए? क्या जरूरत है? 13 बार लगातार विधायक रहते हैं बाप बेटा, आपको वो नहीं दिखता है? बाप बेटाओं की पूरी की फहरिस्त खड़ी है राजनीति में, वो नहीं दिखाई देता है। मगर ये सैनिक जो कठिन परिश्रम में -27 -32 डिग्री में नौकरी करके आते हैं जो बेचारे, उनके पेंशन को में आप कैंची लगा दिए, ये क्या दिखा, ये कौन सी मानसिकता है? पीएमआर वाले को क्यों? यही माननीय मोदी जी ने 2016 में कहा था कि एक भ्रम फैलाया जा रहा है देश में मित्रों कि हम बीआरएस वाले को पेंशन नहीं दे, औरों का लाभ नहीं देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी सैनिकों को लाभ देंगे। मेरे पास वीडियो है। वो सैनिक अगर निराश होगा ऐसे आपकी तरह जी, आपको सुनने के बाद उसका मनोबल कमजोर हो जाएगा। अरे सैनिकों का मनोबल भी कमजोर होगा और जो युवाओं में अंदर की जुनून है कि सैनिक बनना, उनका भी मनोबल कमजोर होगा। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं मनोबल कमजोर हो मैं जाएगा? मनोबल कमजोर करने की नहीं बोल रहा हूं, मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि आपने जो जल्दीबाजी में निर्णय लिया है अग्निवीर अग्निपथ का, ये गलत निर्णय लिया है। आपने जो ओरोप 2 में हमारे साथ जो विसंगतियां किया है, ये अफसर के बहकावे में, जो अफसर आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, उस अफसर के बहकावे में आपने निर्णय लिया है। तो प्लीज, आजादी के बाद इतना मजबूत पीएम नहीं मिला कहा जाता है। अरे आप इतिहास पलट के देखिए ना, श्रीमती गांधी से मजबूत पीएम ये कहाँ हो सकते हैं? श्रीमती गांधी ने आज हम अमन चैन की रोटी खा रहे हैं जब पाकिस्तान 2 टुकड़े में बट चुका है तब। अगर वो पूर्वी पाकिस्तान जो रहता, पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बना है, तो शायद इतना खुश नसीब आप नहीं होते। ये सब कहने की बातें हैं। आयरन लेडी वो भी थी। और समय, देश काल, परिस्थिति के अनुसार लोग बदलते रहते हैं। ये अमृत काल चल रहा है, ये अमृत काल है। देखिए, ये अमृत काल राजनेताओं के लिए है। बिल्कुल सही कहा आपने। अमृत काल उनके लिए है जिनके सामने चारों इर्द गिर्द अमृत के कलश रखे हुए हैं। अमृत कलश जिनके पास है उनके लिए अमृत काल है। हमारे लिए तो सूखी रोटी नसीब नहीं है। हमारे पेंशन पे कटौती हो रही है। मुझे ये लग रहा है कि मेरा भविष्य कल अंधकारमय हो जाएगा अगर इसी तरह ओरोप 2 में कर दिए, फिर ओरोप 3 में ऐसे हो जाएगा तो हमारे परिवार बच्चे का गुजारा कैसे होगा? हमें इस चीज़ की चिंता खाई जा रही है। हमें अमृत काल का क्या, ये तो बहाना है। मतलब देश में कहा जा रहा है कि 80 करोड़ गरीब हैं, उनको मोदी जी अनाज भी दे रहे हैं, तो ये अमृत काल नहीं तो और क्या है? यही गरीब को गरीब करने की साजिश है। शिक्षा को क्यों नहीं बढ़ावा दे रहे हैं? मैं फिर कुछ बोल दूंगा, आपसे कह दूंगा कि
कि ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के उपलब्धि आप बता दीजिए मुझे, कितने पानी की तरह पैसे बह रहे हैं, किसी को नहीं पता होगा। कौन है उसके एजेंट? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो दुकान खोल करके रखे हैं पूरे देश में, कौन है उसके एजेंट? किसको मिला है वो? कौन दुकान खोला है? अरे तो वो आप पता कर लीजिए। बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम क्यों खोलेंगे? बागेश्वर धाम से पहले प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रहा है इनका माननीय का। कहाँ जा रहा है पैसा? और क्या लोग को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का सर्टिफिकेट मिला है तो उसको नौकरी मिल गया? कहाँ रोजगार मिल गया? यानी आप मोदी की योजनाएं, नीतियों का विरोध कर रहे हैं? नहीं, सारी नीतियों का विरोध नहीं कर। CAA NRC का सपोर्ट आप क्यों कर करते रहे हैं? दिल से करते हैं। आज जनसंख्या बिल ले आए, हमें उम्मीद है कि भगवान न करे कि कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, तो आपने प्री प्लानिंग करके किया है सब? नहीं, मैं जनसंख्या बिल के मध्य प्री प्लानिंग नहीं किया। मेरी हैसियत नहीं है कि मैं अपने बच्चे को इस देश का एक सच्चा नागरिक बना सकूं। 2 से ज़्यादा बच्चे अगर होते तो मेरे बच्चे देश के एक अच्छे नागरिक नहीं बन पाएंगे, इसलिए मैंने 2 ही बच्चे पैदा किए। आपके कितने भाई हैं? मैं 2 भाई हूं, लेकिन मेरी बहन 4 है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 6 बच्चे आपके पापा के थे? हाँ, मैं तो 6 आप लोग भाई नालायक हूं। निकल गए? मैं, ये तो आप कह रहे हैं। नहीं, आपने कहा ना नहीं। उनकी सही परवरिश नहीं होगी, वो बेकार निकल जाएंगे। नहीं, मैं तो 6 भाई बहन बहुत खुशहाल हूँ। तब आप ऐसे कैसे परिभाषित कर सकते लेकिन हैं? वो पीछे कि जाइएगा। 2 बच्चा होगा तो बहुत अच्छा निकल जाएगा। देखिए इनका कहने का मेरा, मतलब है, मैं आजकल पालन महंगाई पोषण के वैसे मेरे जमाने पिताजी ने में- पाल लिया। आप नहीं पाल पाएंगे। मैं नहीं, ये बोलिए ना कि मैं नहीं पाल हाँ, पाऊंगा। मैं वही कह रहा पूरे हूं। देश को आप थोपेंगे ऐसे? देश को तो मैं नहीं तो, मैं अपने आप पे ले रहा हूँ। में आजकल उतनी आपके पास मान लीजिए एक पेंशन धारक है जिसको 20,000 रुपया पेमेंट मिलती है, मान लो महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। ये नया भारत है, न्यू इंडिया, मेरी बात सुनो। अमृत काल चल रहा है। मेरी बात सुनो। हम लोग यहाँ पे ये जो आए हैं, जो हमारा यहाँ पे मांग है, जो OROP 2 के लेके है। नहीं, महंगाई कहाँ है ये बताइए पहले। उस पे यहाँ पे आता हूँ। हमारा महंगाई से तो कोई संबंध ही नहीं है। महंगाई है कि नहीं बोलिए तो बताइए। नहीं, महंगाई हुई है, लेकिन उसके अलावा जो अन्य चीज़ों में भी बढ़ोतरी हुई है। मान लो पेमेंट में भी बढ़ोतरी हुई है, तो महंगाई हुई है तो चीज़ें भी बढ़ी हैं। और कृषि के क्षेत्र में भी दाम मूल्य जो हैं किसानों के लिए वो भी बढ़े हैं, तो उसको हम महंगाई नहीं कह सकते, वो तो समतल है। लेकिन यहाँ पे मतलब महंगाई नहीं बढ़ी है ना, वही कह रहा नहीं, हूँ। उतनी महंगाई नहीं बढ़ी है जितनी सिलेंडर के दाम ये तो कह रहे हैं भाई साहब कि 460 होना चाहिए, ऐसा पता है, नहीं क्या क्या बोल सिलेंडर के के दाम भाई साहब कह रहे हैं, लेकिन भाई साहब को ये भी है कि DA जो सरकार के माध्यम से बढ़ता है, तो पेमेंटों में भी बढ़ोतरी हुई है। और बहुत सी चीज़ें हैं जैसे डीजल कह पेट्रोल। रहे हैं कि 80 करोड़ गरीब भी नहीं है। नहीं, उनको इसके बारे में मैं नहीं कह सकता कितना नॉलेज है, लेकिन हमारी जो यहाँ पे मांग है, मैं तो इतना ही कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी से इतना निवेदन है कि जो हमारे OROP 2 में विसंगत हुई है, इसको रिवाइज करें। कहा जा रहा है ये आप लोग प्रोपेगेंडा फैलाने आए हैं, कोई विसंगति नहीं है। नहीं, प्रोपेगेंडा तो हम इसलिए नहीं फैला सकते क्योंकि हम ज़्यादातर किसी पार्टियों को वो नहीं करते। बाकी मैक्सिमम जितने भी स्टैंड लिए गए हैं, मान लीजिए अभी सरकार के द्वारा, वो अच्छे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सरकार के माध्यम से, या मान लीजिए जो हमारे अधिकारी सुपीरियर हैं, उनके गाइडलाइन के माध्यम से, या बोर्ड में जो डिटेल हुए OROP 2 का। अब देखिए ऐसा है, एक ही नारा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो आप जो आरोप लगा रहे हैं ये निराधार है। नहीं, इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं, हम तो ये इसके लिए हम समर्थन करते हैं। यदि मान लीजिए पेंशन सबकी ख़त्म करना है तो पूरे भारत में सबकी पेंशन ख़त्म कर दो। यदि अग्निवीर आई है तो अग्निवीर में जितना भी कोई विधानसभा का टिकट अग्निवीर सही है कि नहीं? नहीं, अग्निवीर सही नहीं है। इसलिए नहीं सही है, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में बिल्कुल वाकूफी कि अग्निवीर इसलिए देश के हित में नहीं है क्योंकि 4 साल का एक जो सैनिक जाता है उसको 4 साल में सेना के बारे में नॉलेज ही नहीं हो पाता है। और जो 4 साल का सैनिक है, एक आप रडार पे उसको तैनात कर दिया जाएगा या बिफोर्स पे तैनात कर दिया जाएगा तोप पे, वो उसको उतना नॉलेज ही नहीं होता है। तो सुना आपने सारे सैनिकों की राय जो थी, और सेना में क्या कुछ चल रहा है, सेना की ये जो विसंगतियां हैं कैसे दूर होंगी। और आपने जो सुना महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, या सेना में जो घपले हो रहे हैं, जो घोटाले हो रहे हैं, जो धोखेबाजी हो रही है। 97% लोगों को अभी तक अधिकार नहीं मिला है, जैसा कि हमने यहाँ पर समझा जाना। 3% लोग, अधिकारी लोग जो हैं सेना में, वो मलाई खा रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल लोग हैं उनको अभी तक उसका अधिकार नहीं मिला है।
ज़रूरत है कि 97% लोगों के लिए कुछ सोचा जाए, क्योंकि एक्चुअल लोग यही हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं, देश की हिफाजत में लीन है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एक मेन है एमएसपी। एमएसपी जो है, एमएसपी के लिए एक ऑफिसर को एमएसपी 15,000 मिलती है और एक जो जवान है उसको 4,000 मिलती है, जबकि एलओसी पे तो सबसे पहले आगे जवान खड़ा है ना। जब से बिल्कुल मैंने यही कहा कि जवान सबसे जरूरी है। जवान, अफसर तो ठीक है, अफसर है, नेतृत्व कर रहा है, लेकिन जवानों की हकमारी नहीं होनी चाहिए। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, हमारे लिए जवान और किसान सर्वोपरि हैं। जो किसान है अन्न उगाता है तब हम खाते हैं, जो जवान है देश की सेवा करता है तब हम सोते हैं। 24 घंटे सेवा करता है, दिन रात मेहनत करता है। तो ज़रूरी है इनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए। आपकी क्या राय है? अपनी राय दीजिएगा ज़रूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।